एक बहुत बड़ा डॉक्टर एक घर में अपने बेबी बच्चों के साथ सो रहा था। आधी सी रात का समय होता है। बहुत तेज सर्दियां पड़ रही थी। सर्द हवाएं मानो आज कुछ कहना चाहती हैं। इसी ऐसी सर्द हवाओं की आवाज जो कानों में घर के अंदर भी पड़ रही थी। ऐसा माहौल होता है, बच्चे अपने कमरे में होते हैं और पति पत्नी एक कमरे में होती हैं। यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है, इसके कानों में आहट आ रही है। आहट मानो ऐसा लग रहा है कोई लकड़ी को ऐसे करके और जमीन पर चले ही जा रहा है। पक्की जमीन थी तो वो लाठी रात के वक्त बज रही थी। ये काफी देर तक इस आवाज को सुनता है, तभी इसके कानों में एक आवाज आती है और आवाज होती है, बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, बाहर निकल के आओगे। ये लड़का ये व्यक्ति एकदम से बहुत भर भरा कर, यानी बहुत ही ज्यादा, एकदम कहते हैं ना कि हम एकदम से आवाज सुनते हैं, माँ, ये तो माँ है। ये अपनी पत्नी के बगल से उठकर दोस्तों बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने इसकी बुजुर्ग माँ जो लाठी से चला करती थी और जिसकी आहट इसी तरह की होती है। ये लड़का कहता है, ये व्यक्ति, माँ तुम मेरे पास कैसे, मैं तो तुमसे बहुत दूर रहता हूँ। माँ थोड़ी सी मुस्कुराती है, कहती है कि बेटा, माँ बेटे को क्या कोई दूरी रोक सकती है मिलने के बिना। मैं अब जाने वाली हूँ, तुझसे आखिरी अलविदा कहना था मेरे लाल। तू सदा फूले फले, तेरी फुलवारी हमेशा महकती रहे, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही प्रार्थना करती हूँ। और ये जैसे दरवाजे पर सीढ़ियां होती है ना, उस सीढ़ियों पर अपने बेटे को बिठाती है और अपनी गोद में सर रखकर कहती है, मेरे लाल, ये आखिरी लाड है तेरी माँ का तेरे लिए। अब मुझे जाना होगा, मैं अब कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। इस लड़के की, इस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये दूसरे ही क्षण देखता है वो माँ गायब हो चुकी थी। ये माँ कौन थी? क्या कोई प्रेत थी या डराने वाला कोई साया, या इसका भ्रम था? रात के वक्त ये हैरान हो जाता है, बहुत देर तक रोता है। पत्नी के पास पहुंचता है, कहता है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। पत्नी कहती है कि अभी कैसे कर सकते हो, रात का वक्त है। वो कहता है, वहां पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों, जब ये अपनी माँ के पास फोन करता है ना, तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इससे कोई साया मजाक कर गया? क्या कोई डरावनी शक्ति इसके पास आ गई? बहुत हैरान भरी बात थी। आज एक माँ के प्यार को समझोगे? माँ के बच्चे देश हो विदेश हो, कहीं पर चले जाना, माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती है। आज की कहानी आपको भावुक कर सकती है, सच्ची स्टोरी है। कुछ जानकारियां मुझे छुपानी होंगी, बेटे का नाम मुझे छुपाना होगा, क्योंकि उस बेटे ने हमसे ये घटना विदेश से साझा करी है। मैं उनका नाम आप लोगों के सामने क्या लूं, वो बहुत ही शर्मिंदा हैं अपने ऊपर। अब क्यों शर्मिंदा है ये तो आपको आगे की घटना में जानने को मिलेगा। वो बार बार माफी मांगते हैं जो उन्होंने गलती की है, लेकिन वो कहते हैं कि अब मुझे मेरी गलती की माफी नहीं मिलेगी। ये क्या मामला होता है दोस्तों? दरअसल उत्तर प्रदेश का ये मामला होता है। उत्तर प्रदेश में एक राम प्यारी नाम की महिला रहती है। आज से बहुत साल पीछे आपको जाना होगा। यहाँ पर जो राम प्यारी होती है उसका एक बेटा होता है। अब बेटे का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। राम प्यारी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। हंसता खेलता परिवार था, इसका एक ही बेटा था और करीबन 1.5 महीने का बेटा था जो गोद में होता है जब इसका पति इस दुनिया से एक हादसे में चल बसता है। दरअसल गांव में जो बुग्गी नहीं होती है, उससे उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है कि वो खेतों पर ही ऐन मौके पर अपने प्राण त्याग देता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। राम प्यारी का एक बेटा था। बेटे को देखकर सभी लोग कहते हैं कि अब तू अकेली कैसे रहेगी, जवान माटी है, तू अकेली नहीं रह सकती। यहाँ पर 12 दिन तक राम प्यारी बहुत रोती है, लेकिन अपने बेटे को नहीं भूली थी। यानी उसका जो कहते हैं कलेजा था बेटा, इतना प्यार अपने बेटे से किया करती थी। अब 1.5 महीने की संतान वो कहती है अपनी माँ से, माँ कहती है कि बेटा यहाँ से चलो, अभी नहीं, कुछ दिन बाद तो हमें तुम्हारी शादी करनी है, तुम ऐसे अपनी जिंदगी कैसे बिताओगी। यहाँ पर राम प्यारी कहती है कि माँ, मेरे पति मेरे लिए बहुत सारी जमीन छोड़कर गया है,
मैं अपने बेटे को पालूंगी पोसूंगी और यही मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। देखना माँ, मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर, और आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पति की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। यहाँ पर सब कहते हैं कि हम तेरे दुख और दर्द को समझते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए घर वाले वो मामला छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, ये बेटा 1.5 साल का 2 साल का हो जाता है। माँ बाप बहुत जिद करते हैं, लेकिन राम प्यारी ने किसी की भी बात को नहीं समझा। सच्ची घटना आपको बता रही हूं मैं। राम प्यारी ने किसी की भी बात को नहीं समझा। वो कहती रही, नहीं, मेरे पति की जगह कोई ले ही नहीं सकता। अगर मुझे एक ने सुख नहीं दिया तो दूसरा मुझे कहां से सुख देगा, और इस बच्चे के जीवन को मैं कैसे कांटों में कर सकती हूँ। ये कहीं जाएगा तो इससे लोग क्या कहकर बुलाएंगे, अरे पहले पति का बच्चा है। ये कलंक मैं अपने बेटे के माथे पर नहीं लगने दे सकती। मैं दूसरे के घर नहीं जाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, कमाऊंगी और यहीं पर अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। देखना लोग मेरी मिसाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे राम प्यारी अपने बेटे को बड़ा करने लगती है और उसने रिश्तेदारों की बातों को कानों से सुनना ही बंद कर दिया था। वो किसी की भी बातों को नहीं सुनती है, धीरे धीरे बेटे को पढ़ाती है। राम प्यारी का बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है। स्कूल के टीचर कहते हैं कि देखो अम्मा, अम्मा कहते थे राम प्यारी को सब, क्योंकि उसने अपने बेटे के पीछे अपने शरीर का रंग रूप, कहते हैं सुंदरता तक को त्याग दिया था। वो कभी भी अपने आप को साज संभाल कर नहीं रखा करती थी, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बुरा दिखाने की, और उसने अच्छा खाना तक भी त्याग दिया था। शरीर को वो तोड़ना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। जब बेटा 12वीं क्लास करता है तो राम प्यारी बिल्कुल कमजोर दिखने लगी थी, यानी बहुत जल्दी उसके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा था। अकेले जिम्मेदारी उठानी, माँ बाप साथ दे रहे थे, लेकिन वो बात कहाँ नजर आती है। पति के बिना जिंदगी ना बहुत अधूरी सी लगती है। दोस्तों, इसके बाद राम प्यारी अपने बेटे की जब बातें करती है तो टीचर कहते हैं कि ये जरूर किसी दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, ये डॉक्टर बनने की दिशा में है। उस लड़की ने पढ़ाई उसी तरह से की। अब ये कहता है कि माँ, मुझे पढ़ना है और पढ़ने के लिए मुझे विदेश जाना है। अब राम प्यारी बेचारी के पास क्या था, वही गांव में जो जमीन थी, बाकी और कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा थोड़े ही का पति की सरकारी नौकरी थी, ऊपर से देवर जेठों के ताहने, वो हमेशा अपना हक जताते हैं। अकेले माँ बाप देखकर, यानी माँ और बेटे को देखकर हमेशा सताते हैं। राम प्यारी सोचती है यहाँ पर रहेगा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, बाहर जाकर कुछ बनकर आएगा। राम प्यारी अपनी सारी जमीन को बेचकर, यानी धीरे धीरे करके अपने बेटे को विदेश भेजती है, पूरी सुविधाएं करती है, यहाँ से पैसा भेजती रहती है। वो बेटा विदेश में पढ़ लिख कर दोस्तों वहीं पर डॉक्टर बनने का फैसला करता है। राम प्यारी के बेटे ने वहीं पर एक महिला को, यानी एक लड़की को पसंद किया, विदेशी लड़की को, और वहीं पर उससे विवाह रचा लिया अपनी माँ को बिना बताए। अब वो एक दिन अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है और मेरी पत्नी है। राम प्यारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ सोना जोड़कर रख रखा था कि ये मेरे बेटे और बहू के काम आएगा। अब राम प्यारी कहती है कि बेटा, तुमने तो शादी भी कर ली, वहां पर अपना घर भी बसा लिया, मैं किसके सहारे रहूं। मेरे भैया भाभी इतने सक्षम नहीं हैं जो मुझे पाल सके। मैं उनके पास भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने उनकी बातें नहीं मानी तो मेरी उनसे बनती नहीं है। माँ बाप मेरे इस दुनिया में है नहीं। वो कहता है कि माँ, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर राम प्यारी का बेटा आता है। वहां पर राम प्यारी के बेटे से उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि विदेशों का तो आपको मामला पता है। विदेशों में हर घर में जो बुजुर्ग दंपत्ति होती है वो बेटे बहू के साथ नहीं रहती है। जैसे ये पंछी होते हैं ना, पंछियों के बच्चे जवान होने के बाद उड़ जाते हैं विदेशों में, ये परंपरा है सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पर बच्चे की शादी होने के बाद वो माँ बाप के ही साथ रहते हैं ज्यादातर। लेकिन अब भी यहाँ पर भी ये सारी चीजें बहुत देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बाबू आते हैं, अपनी माँ के साथ 10 से 15 दिन रहते हैं। उधर इसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अपनी माँ को बताता है कि माँ, तुम्हारी बहू गर्भवती है। अब ये बात सुनकर माँ बड़ी प्रसन्न होती है। जो माँ करीबन बहुत देर से बुढ़ी होनी चाहिए थी, बुजुर्ग होनी चाहिए थी, वो बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद ये कहता है कि माँ, मैं तुम्हें विदेश नहीं ले जा सकता,
क्योंकि ना ही तो मैं आपको वहां रख सकता हूँ, मेरी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती। क्यों ना माँ यहीं पर कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां पर मैं आपका खर्चा भी उठा सकूं और आप अच्छे से रह सको। यहाँ पर इस बुजुर्ग महिला की आंखों में जो राम प्यारी होती है, आंसू आ जाते हैं। क्या बेटा, फिर से कहना। वो कहता है कि माँ देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वहां पर नहीं ले जा सकता। मेरी पत्नी ने सख्त मुझसे मना किया है। पत्नी कभी भारत भी नहीं आती है। अब इस बात को सुनकर जो राम प्यारी होती है वो बिखर जाती है, वो टूट जाती है। जिस बेटे के लिए देह को त्यागा, जिस बेटे के लिए सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, वो चाहती तो दूसरी शादी करके आज बहुत खुश रह पाती। जो दाग लगता बेटे के माथे पर लगता, लोग उसे कहते कि किसी और बाप का बेटा है, राम प्यारी पर कोई उंगली खड़ी ना करता। ये आप भी समझते हैं, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी को चाहा। लेकिन वही बेटा कह रहा है, माँ तुम्हें अब ऐसी जगह पर रहना होगा जहां मैं आपका खर्चा उठा सकूं, यानी वृद्धाश्रम। दोस्तों यहाँ पर एक वृद्धाश्रम में ये बात करता है, वहीं से सर्च करके आया था, यानी कंप्यूटर पर। यहाँ पर आकर उस वृद्धाश्रम में बात की जाती है और यहाँ पर राम प्यारी का जो पुश्तैनी घर था, जो पति का घर था, ये उसे भी बेचता है। उसे बेचने के बाद गांव से रिश्ता खत्म हो जाता है और राम प्यारी को एक शहर के वृद्धाश्रम में छोड़कर विदेश पहुंच जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से कि किसी बेटे की आत्मा इतनी कठोर कैसे हो सकती है। भला ही आपने ये घटना हमें बताकर या लिखकर भेजी हो या आपने साझा की हो, आप हमारे परिवार का सदस्य बन रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपका दिल इतना कठोर हो सकता है? सच में ही मुझे बताते वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। विदेश जाने के बाद पहला बच्चा हो जाता है। पहले बच्चे के बाद कुछ गैप लगता है। राम प्यारी हर रोज यहाँ पर जो वृद्धाश्रम है उसके दरवाजे की तरफ देखा करती। कभी कभी बेटे से उस फोन से बात किया करती, जैसे होते थे ना एसटीडी कॉल, या ऐसे वृद्धाश्रम में एक फोन था, उससे बात किया करती थी। कहती थी कि बेटा मुझे एक कोने में जगह दे देना, पर मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है। गांव से निकाल कर तुमने यहाँ गिर दिया, यहाँ पे कोई अपना सा नहीं लगता। बेटा तू मुझे अपने पास ले जा, मैं एक कोने में सो जाऊंगी। उसने इस तरह की बातें की। दोस्तों इसके बाद राम प्यारी की बातों को बेटा इग्नोर करता रहता है। 2 बच्चों को जन्म दे देता है। राम प्यारी इतने वक्त तक वृद्धाश्रम में ही रहती है। वृद्धाश्रम वाले कहते हैं, उसके बाद जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि वो हमेशा टकटकी लगाकर उस दरवाजे की तरफ देखा करती थी और कहती थी कि किसी दिन तो मेरे बेटे को दया आएगी, किसी दिन तो उसे मेरे किए हुए जो मैंने उसके साथ गुण किए हैं या अपना फर्ज निभाया है, उनकी याद तो मेरे बेटे को आएगी, कभी तो वो आएगा। वो सब लोगों से बात किया करती थी। इस तरह की उनके बीच में बातें चलती हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 बच्चे वो बेटा पैदा कर लेता है, दोनों ही लड़के होते हैं। विदेश में अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट रहा था। अब एक दिन राम प्यारी की लंबी लंबी सांसें चलती हैं। राम प्यारी यहाँ वृद्धाश्रम वालों से कहती है मेरे बेटे के पास फोन कर दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ जो बेटा है, सर्दियों की रात होती है। राम प्यारी के जो दोनों फेफड़े थे वो ब्लॉक हो जाते हैं और घुटन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा सोया हुआ था, जिसने शायद 2 महीने से अपनी माँ की खैर खबर नहीं ली थी, वो सोता रहता है। सर्दियों की रात ठंडी हवा चल रही थी, उसके कानों में आवाज आती है जैसे उसकी माँ गांव में वो लाठी लेकर चला करती थी ना, उसने अपना शरीर ना बिगाड़ लिया था। बिना किसी की देख रेख बस बच्चे में ही लगी रही। उस बच्चे को डॉक्टर बना दिया। काफी दिनों में वो डॉक्टर बना, उनने अपने आप शादी कर ली, तो काफी उम्र खींच कर वो काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आवाज सुनती है, वो एकदम सोचता है कि ये आवाज किसकी, हमारे घर के सामने। तभी राम प्यारी कहती है लाडले मैं तो उससे मिलने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि माँ यहाँ पर कैसे आ सकती है। वो अपने बिस्तर से एकदम अचानक खड़ा होता है, माँ माँ करते करते बाहर आता है तो देखता है जिस साड़ी में माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था ना, उसके बाद गया नहीं अपनी माँ से मिलने के लिए। उस साड़ी में माँ दरवाजे पर खड़ी है, कहती है मेरे लाल कैसा है तू, ठीक तो है ना? बहुत दुबला पतला हो गया है, बहू तुम्हें खाना नहीं देती, तेरी बहू को देखने के लिए आई हूँ। उस समय ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि वीडियो कॉल करके अगर किसी को दिखाया जाए। वो कहती है कि 2 बच्चे हो गए हैं, तू बताता है। दोस्तों यहाँ पर वो
पैरों को खड़काती हुई बहू को देखती है, दोनों पोतों को देखती है और कहती है कि बहुत प्यारे हैं। तभी तू मेरे पास नहीं आता, जैसे मुझे तू प्यारा लगता था ना, ऐसे ही तुम्हें अपनी संतान प्यारी लगती है। सीढ़ियों पर बैठ जाती है। 2-2:30 बजे का टाइम था। कहती है कि बेटा आज तो इस गोद में अपना सर रख ले, तेरी माँ तुझसे आखिरी बार मिलने आई है। दोस्तों, जब इस बात को वो माँ कहती है ना, उस बेटे की आंखें भर आती हैं। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो कहती है कि कान तरस गए तेरे इस शब्दों को सुनने के लिए। व्याकुल थी तेरी माँ तेरे शब्दों को सुनने के लिए, बहुत दिल तड़पा है तेरे लिए। आज आखिरी बार तुझे अपनी गोद में सुलाना चाहती हूँ और फिर हमेशा की तुझसे विदाई लेना चाहती हूँ। जैसा मुझ पर तेरे लिए बना, जैसा नहीं बना, वो सब तेरे लिए है। बाकी तो मैं अब तेरे बाबा के पास जाकर एक अच्छा वक्त बिताने वाली हूँ। पता है तुम्हें बेटा, मैंने कभी अपने जीवन में सुख नहीं पाया। माफ करना दोस्तों, इस स्टोरी को बताते हुए मेरी आंखें भर आई। बहुत भावुक करने वाली स्टोरी है। वो कहती है कि बेटा मैंने कभी सुख नहीं पाया, कभी भी मैंने खुल के नहीं जिया। एक राहत की जो सांस होती है ना, हमेशा जब तू जवान हुआ तब तेरे पिता की याद, तेरे पिता का इंतजार मेरी आंखों में था। उसके बाद जब तू जवान हो गया, तू इस विदेश में आकर रहने लगा, तेरा इंतजार मेरी आंखों में। लेकिन अब मुझे तसल्ली है, तेरा घर बस गया। अब ऊपर जाकर भगवान से कहूंगी कि इस मतलबी दुनिया में मुझे कभी भी मत भेजना। मैं वहां पर नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। और दोस्तों तभी कहती है, जा बेटा अंदर आराम कर ले, मेरा जाने का वक्त आ गया है। आखिरी मुलाकात थी, मेरी इच्छा थी, भगवान ने मेरी इच्छा को पूरा किया है। और वहां से उठकर वो माँ पीछे की तरफ देखते हुए बेटे को आखिरी अलविदा करती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो माँ आंगन से ही गायब हो गई। कहाँ गई? अंदर जाता है, अपनी पत्नी को जगाता है, कहता है मेरी माँ आई है। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को तुम्हारी माँ कहाँ से आएगी? वो बुजुर्ग है, अनपढ़ है, वो कैसे यहाँ पर आ सकती हैं? वो रास्ता नहीं जानते हैं। वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ को कुछ ना कुछ हुआ है। वो वृद्धाश्रम फोन करता है ना, तो उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। अगर आपको देखना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। डॉक्टर बाबू पूरा काम छोड़कर अपने दोनों बेटों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर जब उस माँ के पास पहुंचते हैं, जब उसकी देह में वो जान नहीं रहती, वहां पर बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, बेटा तुम्हारा बहुत इंतजार किया तुम्हारी माँ ने। अब उसको कौन बताए, वो माँ विदेश में जाकर उस बेटे से मिलकर आई है और आखिरी विदाई लेकर आई है। वो रोता रहता है। बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, बेटा पूरा दिन दरवाजे को घूरती रहा करती थी तुम्हारी माँ, बेटे का इंतजार किया करती थी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरी जितनी भी बीमारी है ना वो सारी बीमारियों को ठीक कर देगा और मेरा बेटा मुझे बिल्कुल एकदम ऐसे बना देगा जैसे मैं अपने पति को ब्याह कर आई थी। वो बहुत मजाकिया थी। अपने हाथों से डॉक्टर बाबू अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं, अपनी पत्नी से गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और फिर अपने गाल पर एक तमाचा मारते हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नी की गलती नहीं है, मेरी गलती है जो मैं इन चीजों को समझ नहीं पाया, जो मैं इन चीजों को संभाल नहीं पाया। मेरी माँ जो पिता के लिए तरसी, मेरी माँ जो मेरे लिए तरसी, मैं अपनी माँ को कोई भी खुशियां नहीं दे पाया। मैं सबसे बुरा पापी और एक बुरा इंसान हूं इस दुनिया का, जो मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया। दोस्तों वो इस भारत देश से लौट जाता है। कहते हैं कि आज तक मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई, यहीं पर अपने जीवन को गुजार रहा। आज मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चों को देखकर मुझे याद आता है कि मैंने कौन सी गलती की है, लेकिन मैं अपनी माँ का गुनहगार हूं और इस गुनाह की मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं जब से आपकी वीडियो देखने लगा हूं और भी ज्यादा पश्चाताप की आग में जलने लगा हूं। मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसी ये हमसे बातें करते हैं। हमने कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, भगवान का नाम जप कीजिए,
लेकिन आपने उस जगजननी का बहुत बड़ा कर्ज अपने ऊपर रखा है। आपने बहुत गलत किया है अपनी माँ के साथ। हम उनसे साफ सीधे शब्दों में कहते हैं। वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया है और इसका भुगतान तो मुझे भुगतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे माँ बाप का कर्जा तो हम अपने खाल के जूते भी बनवाए ना, तो भी हम माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते। तो मैं कैसे उतार सकता हूँ? मैंने तो अन्याय किया है अपनी माँ के साथ। लेकिन मेरी माँ जाते वक्त भी मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद देकर गई, मुझे आज तक बुखार तक नहीं आया, मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि बहन, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूंगा, लेकिन मैं अपने दिल को बहुत टटोलता हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कठोर निर्दयी क्यों बन गया। बहन, मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो भी मुझे बहन कहकर, बेटा कहकर ही बुलाते हैं। क्या कहूं मैं उनके बारे में, ये सच्ची घटना है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा है कि कोई बेटा मेरी तरह धूर्त ना बन पाए, ऐसी स्टोरी, इस घटना को सबके सामने रखिए। हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं कि मैं कितना बुरा बेटा हूं, कुछ तो मेरे पाप धुलेंगे अगर कोई मेरी निंदा करेगा तो। वो इतने भगवान के रास्ते पर चल चुके हैं उस एक रात की घटना के बाद, लेकिन कहते हैं कि अब पछताने से हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी भी पराई स्त्री पराई ही माना जाएगा जो आपको आपके माँ बाप के प्रति एकदम, कहते हैं ना कि सिखाने का काम करती है, यानी क्रोध अभाने का काम करती है, वो महिला एक अच्छी महिला नहीं कहलाती। कैसे भी माँ बाप हैं जिन्होंने अपना बेटा हमें दान में दे दिया, और उनसे हम क्या ले सकते हैं। वो चाहती हैं कि जिस बेटे को मैंने जबान किया है, उस बेटे की संतान मेरी गोद में फूले फले और मैं उसको खिलाऊं और बैठकर देखूं मेरे बेटे की बहू किस तरह से घर को संभालती है। कोई भी मां नहीं चाहेगी उसके बेटे का घर बर्बाद हो जाए। ये स्टोरी लाखों दिलों पर राज करनी चाहिए, ये स्टोरी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये उनका खास कहना है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने एक सच्चाई आए। ये सच है, हमारे समाज का सच है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर अपनी आंखें बिछाकर, पलकें बिछाकर बेटों का इंतजार करते हैं, और वो बेटे यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आते हैं। मैं इस सच को सब लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्या आपको ये डरावनी लगी? कितना प्रेम भाव इसमें दिखा। आज थोड़े से हम भावुक हो गए, बहुत ही ज्यादा मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा कि तो जैसे भी आपको स्टोरी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज दुख भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण।